आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यू कमर विद्यार्थी है वो इसे या जो हम थोड़े सीनियर भी आते हैं वो भी हम ये जानना चाहते हैं कि कितने घंटे अगर पढ़ा जाए प्रतिदिन कि हम आईएएस बन जाए। यानी जब हम सिविल की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे माता पिता, हम स्वयं, हमारे मित्र या बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि पढ़ा कितना है, हम सब के मन में। तो मैं आज अपने अनुभव से, अपने दोस्तों के अनुभव से और अपने सफल और असफल विद्यार्थियों के अनुभव से मैं ये आपको बताने का प्रयास करूँगा कि रियल में कितने घंटे पढ़ा जाए। क्या 14 घंटे प्रतिदिन, 12 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे, ऐसा क्या एक क्राइटेरिया रखा जाए जिस क्राइटेरिया से हम यूपीएससी को क्रैक कर दें या यूपीपीएससी यानी पीसीएसजे, आईएएस, पीसीएससी या इस तरह के एग्ज़ाम्स, स्पेशली इस तरह के एग्ज़ाम्स। वैसे ये बात यूनिवर्सली सबके लिए लागू है। इतना आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना ही होता है। जितना आप आईएएस पढ़ने के लिए देते हैं उतना क्लर्क के लिए भी देना होता है। ये बात आप मान के चलिए। क्लर्क पढ़े के लिए तैयारी करें या आईएएस की तैयारी करें, आवर्स आर सेम। ये बात आप मानिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अभी आगे आपको लॉजिक से समझ में आने वाला है कि ऐसा कैसे होने जा रहा है। देखो बच्चों, पहले इस बात को हम समझते हैं कि आईएएस बनने के लिए, मैंने पहले भी बताया था कि आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए, मैच्योरिटी, परिपक्वता। जैसे आईआईटी की तैयारी करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए हमें परिपक्वता की जरूरत नहीं होती, किसी सब्जेक्ट में कमांड की जरूरत होती है। आईएएस में क्या होता है, सब्जेक्ट्स में कमांड की जरूरत तो है ही आपको, उसके साथ में मैच्योरिटी की भी जरूरत है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में जब मैं यहाँ आईएएस की बात करता हूँ तो पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर आईएएस या राज्यों के लिए पीसीएस या पीएससी, जिसे हम जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान में आरएएस हो गया, है ना, सीजीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, ठीक है, झारखंड पीएससी हो गया, ये सारे शामिल हैं। ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। स्तर दोनों का अलग है बट कैटेगरी एक ही है। तो हम जब भी आईएएस की बात कर रहे हैं तो इन सारे एग्जाम्स की बात करें, पीसीएसजे की बात करें, तो बच्चों प्रश्न आता है कि आईएएस में कितने घंटे पढ़ा जाए। तो मैं फिर कहूँगा कि 5 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति भी, 6 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति भी आईएएस टॉप कर सकता है और 12 घंटा रोज पढ़ने वाला व्यक्ति भी आईएएस में फेल हो सकता है। दोनों बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्स का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व आवर्स में पढ़ी गई चीजों का है। मेरी बात गौर से समझिए, फिर से मैं कह रहा हूं, सिविल सेवा की तैयारी के लिए केवल घंटों का महत्व नहीं है, या किसी भी पढ़ाई के लिए केवल घंटों का महत्व नहीं है। घंटों के साथ में घंटों की क्वालिटी क्या हो, इसका महत्व है। दूसरा, आप कितने मैच्योरिटी लेवल से आए हैं सिविल की तैयारी में, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, आपकी ग्रेजुएशन की आपने पढ़ाई कैसे की है। अगर आपने चौपतिया प्रांत से पढ़ाई की है तो सीएलपी, ग्रंथम जैसी चीज़ों से पढ़ा है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। मैं ग्रंथम या सीएलपी का नाम इसलिए लेता हूँ, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया है, बीएससी किया है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए किया है। तो मुझे पता है कि लोग किन किन तरह की चीज़ों से पढ़ते हैं। मैंने भी कभी कुछ हेल्प लिया है, लेकिन मैंने केवल सीएलपी या ग्रंथम अकेले से कभी नहीं पढ़ा, मेरी कभी नेचर ही नहीं रहा। मैंने हमेशा टेक्स्ट बुक को भी कोड किया है। हाँ, अलग बात यह है कि कानपुर यूनिवर्सिटी में जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो नंबर कम आते हैं, और जब ग्रंथम और सीएलपी से पढ़ते हैं तो नंबर आपके ज़्यादा आते हैं। तो नंबरों को लाने के लिए मुझे कभी कभी सीएलपी का प्रयोग करना पड़ा। दोस्तों, आप फिर से मेन बिंदु पर आते हैं। मेन बिंदु क्या है कि आपको जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आपकी मैच्योरिटी क्या है, आपकी परिपक्वता क्या है, ये निर्धारित करता है कि आने वाले समय में आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अर्थात मैच्योरिटी आपकी अगर ज़्यादा है तो कम आवर्स पढ़कर भी आप आईएएस बन सकते हैं। मैच्योरिटी आपकी कम है तो कम आवर्स पढ़कर भी आप सिलेक्ट, ज़्यादा आवर्स पढ़कर भी आप सिलेक्ट नहीं। अब समस्या ये है कि आप मैच्योरिटी को कैसे जानेंगे, परिपक्वता को कैसे जानेंगे, आप मैच्योर हैं इस बात को कैसे जानेंगे। दोस्तों, आप मैच्योर हैं ये बात
सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुमान, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो अनुमान लगाता हूँ मेच्योरिटी का वो एक है, वो आपकी सोच है। कैसे? जैसे जब हम टीनेजर्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक टीनेजर्स होते हैं, बायोलॉजिकली हमारी उम्र बढ़ रही होती है, यानी बायोलॉजिकली हम जवान हो रहे हैं। 20 साल के होने के बाद हमारे अंदर नई सेल्स का निर्माण होना बंद हो जाता है 19 के बाद, 20 ईयर के बाद, और हमारे शरीर में नए सेल्स का निर्माण नहीं होता, यानी हम 20 साल के बाद ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखोगे टीनेजर्स में एनर्जी, रिवोल्ट और ये सारी चीज़ें जरूरत से ज़्यादा होती हैं, और उसी समय पर हमारे सोचने की क्षमता भी विद्रोही होती है, हमारे सोचने की क्षमताओं में चिंतन की कमी होती है, और हमारी जो मेंटल एज है वो थोड़ी सी फिजिकल एज के साथ जवान और इमेच्योर। बच्चों जैसे हम 20, 21, 23 तक आते हैं, 22 तक आते हैं, तो अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है, अगर आपको सही गुरु मिलता है, अगर आपको सही पथ प्रदर्शक मिलता है, इस बात को क्लियर कर लो। यहाँ पर जब मैं गुरु की बात करता हूँ, सही पथ प्रदर्शक की बात करता हूँ, तो कोचिंग का केवल कोई अध्यापक नहीं, वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। एक एकेडमी का मेरे जैसा टीचर हो सकता है, एक किसी कॉलेज का मेरी वाइफ के जैसा टीचर हो सकता है, कोई आपका भाई बंधु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, जो आपको सिविल सेवा में सही रास्ते में लेके जाता है, आपको मैच्योर करता है, वही टीचर है। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि पथ प्रदर्शक टीचर, तो ये माना जाए कि मैं केवल कोचिंग के टीचर, यानी अप्रत्यक्ष रूप से केवल अपनी तारीफ नहीं करना। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो न्यूट्रल होकर के बताऊंगा, निर्भीक होकर के बताऊंगा, आपके भले के लिए बताऊंगा, बट आपके मनोरंजन के लिए नहीं। मैं आपको हंसाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपके लिए कोई भद्दे भद्दे कमेंट, या आजकल जो YouTube में बहुत लोगों का चलन है, आपके मनोरंजन के लिए बहुत सारी बातें YouTube में लोग कहते हैं। किसी टीचर का नाम लेना गड़बड़ है, बट बिहार के कोई बड़े फेमस टीचर हैं, वो कहते हैं कि लड़कों का दिल होटल की तरह होता है। आप YouTube में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं क्या कहूँ, मनोरंजन है, इट्स गुड, बट मैं नहीं कर सकता। मैं हूँ, मुझे लगता है कि जो सही रास्ता है मैं वो आपको बताऊँ। मनोरंजन के लिए बहुत सारे चैनल हैं, अगर आपको मेरा चैनल देखना है तो सच को अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप आगे आना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सुनिए, शेयर भी करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइबर थोड़े से कम हो रहे हैं, मेरे 60% तक मेरे व्यूअर जो अभी इस समय बढ़े हैं थोड़े से, उनमें से 60% तक व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइबर अगर 1K मेरे बहुत जल्द तक कंप्लीट हो रहे हैं, तो थोड़े से लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो 1K के बाद फिर YouTube में मैं लाइव स्ट्रीमिंग आपके लिए कर पाऊँगा, और लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 1K के पहले वाला लाइव स्ट्रीमिंग का वो तरीका मुझे नहीं पता है, मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करने जाता हूँ तो 1K वाली बात फंस जाती है अभी आकर के। तो उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आमतौर पर मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी कभी कहता नहीं हूँ, बट अब मुझे लगा मुझे भी कह देना चाहिए, तो मैं बात कह देता हूँ। अब हम आते हैं अपने मेन बिंदु पर, क्या कि कितने घंटे पढ़े जाए। जब हम बात करते, मैंने क्या कहा, आपकी नॉलेज, आपकी मैच्योरिटी पर निर्भर करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैच्योरिटी कैसे? मैच्योरिटी आपकी जब, तो जैसे देखेंगे आप कि आपका कोई फ्रेंड आपके लाइफ में चारों तरफ उनको मिल जाएगा। जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ, मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, दैट इज़ माय इंस्टीट्यूट, दैट इज़ माय ऑफिस, दैट में मेरा पूरा इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उसमें इसी जगह पर मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। मैं बड़ा आज अच्छा फील हो रहा है, बहुत दिनों बाद एकेडमी आया हूँ मैं अपनी, मुझे लगा चलो आज यहीं से बना दे वीडियो। तो यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि यहीं पर कि आपके चारों तरफ लोग ये घूम के मिल जाएंगे कि ये कहते हुए कि 13 ईयर में भी तुम ऐसे थे, और 20 ईयर में तुम ऐसे हो, और 40 ईयर में भी तुम ऐसे, तुम बदले ही नहीं। दोस्तों ये गलत है। उम्र के साथ उम्र की परिपक्वता आनी जरूरी है, उम्र की मैच्योरिटी आनी जरूरी है, ये बात आप जान। तो जैसे 20 के हुए तो टीनेजर्स की मैच्योरिटी जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे और उसके बाद नई मैच्योरिटी में आप एंटर करेंगे, जितनी जल्दी आप चीज़ों को सीखना, जज्ब करना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप सेलेक्ट होंगे। अब मान लीजिए आप 16, 17, 18 ईयर में मेरे पास आ जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-1.5 साल से मेरे पास है, वो 20 ईयर के हुए, वो टीनेजर्स मैंने खत्म कर दिया, डांट के क्लास आउट, आपने गड़बड़ के क्लास से बाहर। थर थर कांपते इसी इंस्टीट्यूट में बच्चे मुझसे डरते हैं,
आज के समय में बच्चे डरते हैं, पिता की तरह मुझसे रिस्पेक्ट करते हैं। कोई पलट के किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया मुझे, ये मैं फख्र के साथ कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे किसी विद्यार्थी ने, कितना भी कैसा विद्यार्थी रहो, पीठ पीछे भले मुझे कभी कभी कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ, बट वो अपने पिता को भी हम लोग कह देते हैं, पीछे तो नाराज होते हैं तो कुछ कह देते हैं, बट किसी विद्यार्थी ने मेरा अपमान नहीं। PCSJ के पूरे बैच आ गए। आप जानते हैं वकीलों को पढ़ाना, अभी भी पढ़ाते हैं, वकीलों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, बट मैंने डांट दिया, किसी वकील ने पलट के जवाब नहीं दिया PCSJ में, आज तक पलट के जवाब। मुझे प्राउड फील होता है, मुझे लगता है मुझे बात कहनी चाहिए कि मैं अपने विद्यार्थियों पर प्राउड करता हूँ कि उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी, वो अधिकार दिया कि मैं उन्हें डांट सकूँ, मैं क्लास से भगा सकूँ। हाँ, मैं उनको पढ़ाता भी उसी तरह, जस्ट लाइक देयर फादर, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, जो जिस रूप में मुझे मानता है मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। तो बच्चों, मेन बात आती है मैच्योरिटी की। अगर आप मैच्योर हैं तो आप कम पढ़ के भी इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे टीचर का जुड़ना जरूरी जो आप केवल पढ़ाता ना हो, वो आपको मैच्योर करता हो, आपको नॉलेज्ड करता हो। याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, GS के या सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सब्जेक्ट, आपका ज्ञान, ये ज्ञान का एक पहलू, दैट्स अ सिंगल पहलू। द मैच्योरिटी इज योर सेकेंड पहलू। तो नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज और आपके व्यक्तित्व की मैच्योरिटी मिक्स करते हैं, दैट्स द क्लैप। ये आपकी सफलता है। अगर क्लैप बजाना ही सफलता है तो एक हाथ से नहीं। आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, लॉ में जो आप बैरक्स के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या IPC CRPC पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं बैरक्स से अगर आप पढ़ते हैं। नहीं, बैरक्ट आपकी हेल्प के लिए है। प्री के थोड़े से हिस्से में काम आता है बैरक्ट, उसके सिवाय ना मेंस में काम आता है, ना इंटरव्यू में काम आता है, रिटन में काम नहीं आता। प्री में आपको जो असिस्टेंट रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो गहरे क्वेश्चन आते हैं, कभी काम नहीं आते। PCSJ में भी नहीं आते हैं, IAS में भी नहीं आते हैं, नहीं आते। आपको उससे ऊपर बढ़ना ही होगा बच्चों। जो टीचर आपको केवल और केवल फैक्चुअल पढ़ाता है, लॉ में केवल बैरक्ट के आर्टिकल पढ़ा के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है, वो आपको गलत पढ़ा रहा है। वो कोई भी हो, मैं हूँ, मेरा कोई मित्र हो, मेरा कोई परिचित हो, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको केवल सच बताऊं, फैक्ट्स के सहारे आप IAS PCS नहीं बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मुझे नहीं लगता 10, 15, 20, 25 लोगों से ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हो। दिल्ली में 4-6 कोचिंग है, कानपुर में मैं इकलौता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है, केवल इकलौता हूँ। यूपी में, यूपी का तो नहीं पता, कानपुर का पता है। यूपी कानपुर में मैं इकलौता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है, उसमें फैक्ट्स बाद में जोड़ते हैं। ज़्यादातर मेरे कानपुर शहर में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ मेरी जानकारी में अभी तक का। तो आप समझिए कि कितना बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। जब आप इमेच्योर होते हैं तो आपके बेवकूफ़ बन जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है बच्चों। तो मैच्योर कैसे होंगे? मैच्योर तब होंगे जब सिर्फ और सिर्फ आप ये जानना बंद कर देंगे कि आप ही सही हैं। ये इमेच्योरिटी की पहली निशानी है। दूसरा, आप में ही ये क्वालिटीज़ हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो हमें अपनी क्वालिटीज़ लगती कि हम ऐसे ही हैं, वो हमारी कमियां होती। हम अपनी कमियों को अपनी क्वालिटीज़ मान लेते हैं। एरोगेंट होना, अपने आप में बदलाव ना करना, गुस्सैल होना जरूरत से ज़्यादा, मेरे अंदर है वो एरोगेंसी गुस्सैल वाली, बट एज ए स्टूडेंट उसे नहीं होना चाहिए। एज स्टूडेंट में कभी रहा भी नहीं। मैंने कभी अपने टीचर का अपमान नहीं किया। आज तक इस शहर में जिसने मुझे पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, मेरे संबंध है उनसे। लखनऊ में मैं गया, एक सर है, उनसे मैंने पढ़ा, आज तक उनसे मेरे प्रॉपर शब्द हैं। किसी वजह से थोड़े से वो नाराज हैं, बाकी संबंध हमारे कभी हमने किसी से खत्म नहीं किए। तो टीचर का हमने हमेशा सम्मान रखा। तो इस बात का ध्यान रखिए, बी मैच्योर। अच्छा, तो दो पहलू हैं। अगर आप इमेच्योर हैं तो आपको 5 से 6 घंटे सिविल के लिए पढ़ना होगा और 2 से 3 घंटे अपनी पर्सनालिटी के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग में जाकर के पढ़ना होगा डेली। यानी 10 घंटे के आसपास आपको पढ़ना, 9 से 10 घंटे पर डे। 6 से 7 घंटे आप सिविल की तैयारी के लिए और 7 से आगे बचे के जो 3 घंटे वो आपको मैच्योर करने के लिए। बट अगर आप मैच्योर हैं, मैच्योर हम पहले बता चुके हैं कि किस तरह से जानेंगे आप मैच्योर हैं। आपका चिंतन ठीक है, आप टीनेजर्स की जो 11-12 की जो इमेच्योरिटी का जो सोचने का नजरिया है वो अगर आप छोड़ चुके हैं तो आप मैच्योर हैं। अगर आपको रीडेबिलिटी आती है, आप चीज़ों को जल्दी आसानी से समझ लेते हैं, तो 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक आपके लिए पर्याप्त। और अगर आप थोड़े से इमेच्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूरोक्रेट कोई भी कभी बन सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। JNU में पढ़ेंगे, क्या जो है JNU में पढ़ा हुआ व्यक्ति IAS हो जाता है, या कानपुर में पढ़ना व्यक्ति IAS नहीं होता।
यूनिवर्सिटी से आज की डेट में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आपके गुरु चुनने से। मेन प्रॉब्लम है कि आपने अपना टीचर कैसा चुना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जगह एसी में इंस्टीट्यूट में लगा हुआ एसी जैसे मैंने लगाया हुआ है, या इंस्टीट्यूट की स्टेटस कहाँ पर जैसे मैंने सिविल लाइन से बनाया हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ती। तो केवल एक सोच बताता है कि वो इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति की सोच क्या है। कल की डेट में मैं खराब पढ़ाई लगूँ तो मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस इंस्टीट्यूट का सिविल लाइन्स में होने का, इतनी बेहतर जगह में होने का, या एसी लगने का, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली होने का क्या मतलब रह जाएगा। ये केवल एक हिस्सा है जो 30% आपको कवर करता है, जहाँ आप पीसफुली पढ़ सकते हैं। आप सुनिए, कहीं कोई आपको आवाज़ नहीं, अभी नहीं, कोरोना में नहीं, कोरोना के बाद भी यहाँ नहीं मिलती। ऐसे लोग सिविल लाइन्स में मैंने ऐसी जगह पे स्टैब्लिश किया है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं पढ़ाने की बेहतर आपको प्रयास करता हूँ। इलाहाबाद में है, कोई अच्छा टीचर ढूंढिए, वहाँ पढ़िए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। दिल्ली में है, कोई अच्छा टीचर ढूंढिए, बिल्कुल नहीं, आप मेरे पास मत आइए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे मेरे पास आइए। मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी रूप से कहना नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँ कि आप मुझसे पढ़ने आइए, कतई मत आइए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा आज इमोशनल भी हूँ, बहुत दिनों बाद अपने इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, तो मुझे वो थोड़ी सी बच्चों की याद आ रही, तो मैं उस तरह से मैं अपने बच्चों को भूल नहीं पाता हूँ। आपने देखा होगा हर वीडियो में मेरे विद्यार्थी या मेरा अनुभव शामिल है, वो मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उन्हें भुला ही नहीं सकता। मैं विद्यार्थियों को प्रेम करता हूँ। स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं स्टूडेंट जाति से, मेरे लिए स्टूडेंट एक कास्ट है, विद्यार्थी, उसमें वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मतलब नहीं। वो अगर विद्यार्थी हैं तो बस विद्यार्थी मेरे ही है। आपने मुझे एक बार गुरु मान लिया, आप मेरे विद्यार्थी हैं, उसके बाद मैं आपके साथ एज ए गुरु ही ट्रीट करूँगा, शक्ति के साथ पेश आऊँगा, आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करूँगा जहाँ से आपको सक्सेस मिल जाती है। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। इस देश में यही तो एक समस्या है कि जिसको जो काम मिला है वो करते नहीं। अगर आप करते हैं तो आपको करने नहीं दिया जाता है। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। खैर, तो हमने क्या जाना, मेन लंबोलो आप ये जाना, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अगर आप जाते हैं कि आपको 6 आवर्स से लेके 10 आवर्स तक पढ़ना चाहिए। औसतन 7 से 8 घंटे या 8 घंटे पढ़ सकते हैं। इसमें 6 से 7 घंटे आप सिविल के लिए और 2 से 3 घंटे आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस के लिए। एक्स्ट्रा रीडिंग, नॉवल की, नॉवल का मतलब कुछ नहीं, वो तूफान का देवता, आंधी की रात, वो वाली नहीं, शर्मा जी कोई नॉवल। नॉवेल्स का मतलब है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, जैसे कि भगत सिंह को पढ़ना, महात्मा गांधी को पढ़ना, B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना, उनकी अच्छाइयों के लिए और उससे ज़्यादा उनकी कमियों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए पढ़ना। तो या अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना, लालकृष्ण आडवाणी जी की बहुत माई कंट्री माई लाइफ बेहतरीन किताब मैंने पढ़ी, आपको मज़ा आ जाएगी। रूसो, लेनिन, हिटलर को पढ़ना मैंने पढ़ा, आप पढ़िए, हिटलर को पढ़िए, मार्क्स को पढ़िए। जब आप मार्क्स को पढ़ लेंगे और उसके चिंतन का जब मार्क्स से कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, और वो चिंतन जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, आपका क्वेश्चन कोई हरा पाएगा मेंस में? नहीं हरा पाएगा। तो अच्छे नॉवेल्स को पढ़िए, वो चिंतन आपके लेखन में झलकेगा। जब वो चिंतन झलकेगा तो आपकी जो मेंस है और जो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। एग्जाम की लड़ाई प्री नहीं है, मेन लड़ाई है मेंस और इंटरव्यू। आप कह सकते हैं प्री नहीं निकलेगा तो मेंस और इंटरव्यू क्या हम देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्री अकेले पढ़ के क्या करोगे? प्री भी पढ़ना है, प्री अकेले नहीं पढ़ना। जब प्री निकल जाएगा तब मेंस पढ़ो, गलत। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों एक साथ पढ़ो। मेरा शरीर है ये इंटरव्यू, ये मेंस, पैर प्री है क्या? पैर ही से आप पूरा हमारा शरीर है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये है तो पूरा शरीर। अगर IAS को एक शरीर माना जाए तो प्री पैर है, मेंस हृदय है और इंटरव्यू आपका मस्तिष्क है। तो ये तीनों को अलग कैसे कर सकते हैं आप? तो प्री, मेंस, इंटरव्यू को बच्चों अलग नहीं किया जा सकता। ये एक साथ पढ़ना, आपको ताकत लगा देनी है, जान लगा देना है, पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन करना है, चिंतन करना है। और लर्निंग कैपेसिटी जो मेंस में जो पढ़ेंगे, मेंस के जब चिंतन पढ़ेंगे उसमें जो कुछ चीज़ें फैक्चुअल होंगी, बहुत सारे फैक्ट, इतिहास कभी आपको जब पढ़ाए कि देखना कितने मिनिमम तथ्य आपको याद करने पड़ेंगे इतिहास के। लोग कहते हैं इतिहास तथ्यों का भंडार मात्र है, नहीं है। इतिहास चिंतन है, इट्स ए थिंकिंग। आपको तथ्य याद नहीं करने, आप मैं कभी अगर यूट्यूब में पढ़ा पाया, ठीक है,
तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाऊंगा ही। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चली थी, एक चिंतन की सीरीज खत्म होने दीजिए, फिर हिस्ट्री पर बात करेंगे, फिर 25-50 वीडियो केवल लगातार हिस्ट्री के ही बनाएंगे। मैं वीडियो को एक दो करके नहीं कि एक वीडियो आज मोटिवेशन का बनाया, कल एक ज्योग्राफी का बनाया, परसों इकोनॉमिक्स बनाया। बच्चे को चेंज तो मिलता है बट वो सीखता है कुछ नहीं। तो मैंने बनाया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 60-70 वीडियो बना दिए, करंट के 25-30 वीडियो बना दिए। अब अगर मोटिवेशन चला तो मोटिवेशन की सीरीज है, 5 वीडियो बन गए, अब 10-15 वीडियो केवल मोटिवेशन पे बात करेंगे। तो अब अगर आप न्यू एस्पिरेंट है, मैंने वो प्लेलिस्ट ही बनाई है न्यू एस्पिरेंट के लिए, आप उसको देखेंगे तो 10-15-20 वीडियो देख लीजिए, आपकी शुरुआती जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। चाहे वो आप विद्यार्थी के रूप में हैं, चाहे वो पेरेंट के रूप में हैं, आपकी ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ आपकी बच्चों हेल्प करेगी। जो भी मेरा अनुभव है 20 साल के इस पढ़ने पढ़ाने की कैरियर का, 5-7 साल के पढ़ाने का, बाकी पढ़ने का जो अनुभव है, वो पढ़ता तो मैं लगातार ही, वो एक अलग मैटर है। और बच्चों, कल मैं फेसबुक लाइव पर जाऊंगा, ठीक है, आलोक कुमार पांडे करके मेरी फेसबुक आईडी है। जो लोग भी फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, फेसबुक लाइव पर पढ़ाएंगे। और जैसे ही मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग की स्थिति मेरी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद आ जाएगी तो मैं यूट्यूब लाइव करूँगा और सीधे आपसे लाइव में इंटरेक्ट करने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों, शायद मुझे मेरी बात समझ में आ गई होगी कि IAS के पढ़ने के लिए 6 से 10 घंटे की जरूरत है, औसतन आपको इतना पढ़ना होगा। दूसरा, यूपीएससी के पास जो मेरे पास जानकारी है, वो यूपीएससी ये कहता है कि 4500 घंटे आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए। 4500 आवर्स के बाद एक सीरियस विद्यार्थी होते हैं। तो 4500 अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ते हैं तो 300 घंटे एक हो गए, तो 3600 घंटे आपको एक साल में हो गए। और लगभग 15 महीने में 14 से 15 महीने में आप अगर लगातार 10 घंटे रोज पढ़ते हैं तो 14 to 15 मंथ में आप एक सीरियस विद्यार्थी हो जाएंगे, जहाँ से IAS बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 घंटे रोज पढ़ते हैं तो 15 महीने बाद आपकी सिलेक्शन की संभावना है। 8 घंटे पढ़ते हैं तो 18 महीने बाद, 6 घंटे पढ़ते हैं तो उसी अनुपात में, 4 घंटे रोज पढ़ते हैं तो उसी अनुपात में जोड़ते चले जाइए। ये है आपके पढ़ने की रेशियो। आपको तय करना है कितने दिनों में सिलेक्ट होंगे। तो ये तो आवर्स हो गए, लेकिन केवल आवर्स एक हिस्सा है। फिर आप कोच कैसा चुनते हैं वो दूसरा है, क्योंकि वो पढ़ना बताए। अगर हम प्री ही पढ़ते रहेंगे ऐसे टीचर के पास जो आपको फैक्ट ही बताता, आप 10 घंटे रोज फैक्ट पढ़ते रहिए, क्या होगा? बहुत ज़्यादा, एक तो प्री ही नहीं निकलेगा, निकला तो बहुत बार, प्री ही निकलता रहेगा, मेंस कभी नहीं निकलेगा। 10 बार मेंस दीजिए, तब तक आपकी एज, आपकी नॉलेज दूसरा लड़का आ जाएगा, दूसरा नया ब्रेन नए ऊर्जा के साथ वो आपको डिस्प्लेस कर देगा। तो जब तक नया ब्रेन आए और आपको डिस्प्लेस करे, खट से आप, ये नया आ रहा, आप यहाँ आए, खट से आप आगे निकल जाइए, जब तक ये आपको डिस्प्लेस करे। तो ये आपको डिस्प्लेस करके धक्का मार के नया विद्यार्थी आपको निकाले, इससे खट से आप IAS बन जाइए, पीसीएस बन जाइए। जो करना है खटाक से करिए, समय नहीं है, आपको श्रम करना है, ये जो वर्क, काम करिए। तो पहला, आवर्स विद मैच्योरिटी, आउटपुट, उन आवर्स का आउटपुट। आप बीच में पढ़ रहे हैं, फोन देख रहे हैं, बतिया भी रहे हैं और थोड़ी देर पढ़ लिया, 1 घंटे में आपने आधा घंटा पढ़ा, क्या मतलब रहा? 10 घंटे चेयर में बैठने का, 5 में ही काम चल जाएगा। इसीलिए, और मैच्योरिटी के साथ आप जब काम करेंगे, मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं 50 पेज पढ़ूंगा, बिल्कुल नया पढ़ रहा हूँ तो भी 30-40 पेज तैयार करूँगा एक ही राउंड में। आज की डेट में आप मुझे नहीं हरा पाएंगे, ये मैच्योरिटी। तो जितनी जल्दी आप एक्स्ट्रा रीडिंग के द्वारा काम करेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ेंगे, तो आपकी मैच्योरिटी आएगी। वो मैच्योरिटी आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगी, वो मैच्योरिटी आपके को कम आवर्स को मोटिवेट करेगी। तो केवल आवर्स से कोई मायने नहीं रखता। और जो लोग कुछ कहते हैं कि वो 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते थे, वो मिथ है, वो झूठ है। हाँ, एग्जाम का समय बचता है, आपके 1 महीने बचे और आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, तो हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 12, 14, 15 घंटे भी खींच देते हैं। 18 घंटा खींचने में तो जान निकल जाती है, आखिरी के 2, 4, 5 दिन अलग बात है। जितना मेरा और मेरे मित्रों का अनुभव, 18 घंटा कोई नहीं खींच पाता 1, 2 महीने, 3 महीने में। 10, 12, 13 घंटे खींच जाते हैं महीने खान तक, जब आखिरी का समय होता है। मैंने खींचा 14 घंटे तक, 1-2 महीने, 1-1, 1.5, 2-2 महीने, बीच में 1-2 दिन का गैप करके कि 7-8 दिन, 12, 13, 14 घंटे खींचे, फिर 1-2 दिन 2-4 घंटे खींचे, फिर हमने थोड़ी सी एनर्जी लगाई और उसको आखिरी में एग्जाम के रिवीजन के लिए मेंस लगा, काम नहीं हो रहा, खींच दिया आपको 1-2 महीने, बस। इससे ज़्यादा बच्चों नहीं होता है। लेकिन लगातार आप 6 से 10 घंटे के बीच का औसत, 6 से 8 घंटे के बीच का औसत मेंटेन रखेंगे, प्रॉपर गाइडेड होंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, केवल फैक्चुअल नहीं पढ़ेंगे। जो आप देखिए यूट्यूब पे सैकड़ों किताब मिल जाएंगे जो कहेंगे प्री के लिए ये किताबें पढ़िए, मेंस के लिए ये किताबें पढ़िए। गलत, पहले मेंस के हिसाब से पढ़िए, फिर प्री में 1-2 चीज़ें आपको जो जोड़ना है जोड़ लीजिए। उसके से आपको इतनी सारी प्री की फैक्चुअल किताबें बच्चों पढ़ने की कोई आवश्यकता
नहीं है, आपको गलत बताया जा रहा है, आपकी दिशा गलत की जा रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो बच्चों, उम्मीद है कि जो मैंने बताया कि 6 से 10 घंटे के बीच का आपको औसत मेंटेन करके प्रतिदिन 300 दिन चलना होगा। महीने में 30 में से कोशिश करिए 27 से 28 दिन जरूर पढ़िए। ये नहीं जोश में आपने 10 दिन पढ़ा, फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़ा, फिर 5 दिन पढ़ा, फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़ा। इस तरह से जिग जैग करके आप पढ़ाई मत करिए। सतत कंटिन्यू चीज़ों को रखिए, अपने ग्राफ को मेंटेन रखिए। उम्मीद है बच्चों कि इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे सिविल की तैयारी करने वाले हैं या जो तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या जो जिनको कंफ्यूजन है कि सिविल सेवा को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बात मेरी समझ में मैंने जो बताया विद माय एक्सपीरियंस आपको समझ में आ गई। बच्चों, मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान आपको एक नई दिशा देगी, एक नई प्रेरणा देगी। अगर ऐसा करके इस वीडियो को देख करके 2-4-10 लोगों का जीवन भी बदल जाता है तो मैं मानूंगा कि मैंने जो दिल से आपके लिए श्रम किया है वो श्रम वसूल हो गया है। दोस्तों, बच्चों, आज वीडियो में समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।